नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देख रहे थे यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए और साथ में जो विजय स्टील आपके एग्जामिनेशन होने वाला है उनके लिए। तो देखिए, इसके पहले जो है हमने बहुत सारे सेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए इम्पोर्टेंट जीके का। तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग प्रीवियस सारे सेट्स को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, इसके अलावा जो है हमने इम्पोर्टेंट जीके के जो टॉपिक्स आपके हैं, जिसमें कि आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इन सभी के जो है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का और साथ में जो स्टैटिक जीके है, तो इसका हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ बनाया हुआ है जनरल अवेयरनेस का, जो कि आपका इस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, तो वहाँ जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। और साथ में इंग्लिश का और करंट अफेयर का भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, आज के सेट नंबर 4 का आपका पहला क्वेश्चन है। 3 सेट अब तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन आपका है कि हु इज लीगली कॉम्पिटेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस। तो कौन लीगली कॉम्पिटेंट होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो वो जो है वार डिक्लेयर कर सकते हैं और साथ में पीस भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये किसके पास एक लीगल जो है अथॉरिटी होती है। तो देखिए, ऑप्शन में दिया प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, जो राइट आंसर आपका इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास जो है ये सारे लीगल अथॉरिटी होती है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं वार का। वो पूरे एंटायर कंट्री में करा सकते हैं या फिर पार्ट ऑफ कहीं पे भी, जो ना मतलब कि वो अगर इसके लिए निर्णय ली गई होगी। तो प्रेसिडेंट को जो है इनको बुलाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इंडियन आर्म फोर्सेस के जितने भी फोर्सेस होते हैं, जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपके आते हैं एयर एयर फोर्सेस हो जाए, इसके अलावा आर्मी हो गया और नेवी हो गया, तो इन सभी के सुप्रीम कमांडर बुलाता है प्रेसिडेंट को। तो ये जो है इनके पास लीगल अथॉरिटी होती है कि ये वार डिक्लेयर कर सकता है और साथ में पीस भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके पीछे देखिए, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहता है और साथ में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि जो कैबिनेट जो होती है, तो उनके पीछे इनका एडवाइस होता है। तो अब जाके प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर करते हैं। लेकिन लीगली जो होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है, उन्हीं के नाम से होती है। बट जो इसके पीछे जो निर्णय लिया था, एडवाइस रहता है, दैट इज बाय यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेड करते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर। और जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज होते हैं और या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो सारा प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक। तो बैंक का इनमें से प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, दिया आपका ग्रांटिंग लोन्स, तो लोन जो है ग्रांट करती ही है बैंक का, ये प्राइमरी फंक्शन होती है। दूसरा दिया हुआ इसमें आपका कलेक्टिंग चेक्स और ड्राफ्ट कस्टमर। तो देखिए, चेक कलेक्ट करने का काम भी और साथ में कस्टमर को ड्राफ्ट भी करना जो है, तो ये एक प्राइमरी फंक्शन होती है बैंक का। फिर इसके बाद सी में देखिए दिया आपका फैसिलिटिंग इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट गुड का इंपोर्ट करने के लिए फैसिलिटेट करने का जो काम रहता है, तो ये बैंक का एक प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप डी भी देखिए कि इशूइंग द बैंक ड्राफ्ट्स, तो बैंक ड्राफ्ट इशू करना, तो ये भी देखिए एक फंक्शन होती है बैंक का। तो देखिए, जो इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम जो रहती है, तो यहाँ पे एक हायरार्चिकल सिस्टम होती है, जिसमें कि अपेक्स पे होता है, दैट इज आरबीआई। यानी कि जितने भी बैंकिंग रहते हैं इंडिया के अंदर में, तो उन सभी को गवर्न करने का काम करता है आरबीआई। तो आरबीआई जो है, तो इसमें एक अपेक्स बॉडी होती है, यानी कि ये जो है बैंकिंग सिस्टम में सबसे टॉप में रहता है। तो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है बैंकिंग का या फिर जो कंट्री का जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो वो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो जितने भी बैंक्स है इंडिया के अंदर में, तो वो आपका जो है वेरियस कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे कुछ बैंक होते हैं वो शेड्यूल बैंक है और कुछ है अनशेड्यूल बैंक है। तो शेड्यूल बैंक उनको बोलते हैं हम लोग कि जो कि शेड्यूल के अंदर में मेंशन किया गया हुआ है। तो इसमें देखिए, जैसे शेड्यूल के अंदर में मतलब कि जो शेड्यूल बैंक्स है यहाँ पे, तो वो भी इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हैं, जिसमें कि आपका कुछ कमर्शियल बैंक्स होते हैं और कुछ जो है कोऑपरेटिव बैंक्स है। तो उसमें जो कि कमर्शियल बैंक जो रहते हैं, इनका मेन पर्पस होता है दैट इज फॉर मेकिंग और प्रॉफिट। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ये फॉर्म की जाती है। तो इस तरीके से आपका जैसे कैटेगराइजेशन किया गया है यहाँ पे कमर्शियल बैंक का। तो कमर्शियल बैंक के अंदर में आपके जैसे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक आपके होते हैं। इसके अलावा कुछ फॉरेन सेक्टर बैंक होते हैं और साथ में कुछ आरआरबीज होते हैं, यानी कि रीजनल रूरल बैंक, जो कि आप लोग देखते होंगे हर जो भी ग्रामीण इलाका होती है या फिर जो ऐसे कुछ अर्बन एरिया रूरल एरिया जो रहते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली आपको रीजनल रूरल बैंक देखने को मिलता है। और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट रहता है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन जो आपको किया गया हो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में, तो इनके अंदर में भी जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक आपके जैसे एसबीआई है आपका, इसके अलावा और भी बहुत सारे नेशनलाइज बैंक है जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर में आते हैं। उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक आपके होते हैं, जैसे कि आपका एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। इसके अलावा कुछ फॉरेन सेक्टर भी बैंक होते हैं जो कि फॉरेन कंट्री के होते हैं, लेकिन वो जो है ऑपरेट करते हैं इंडिया में। तो वो सारे कमर्शियल बैंक के अंदर में ही आते हैं। और ये सारे जो है, तो ये
जो सेकंड शेड्यूल है तो उसमें इन सभी का मेंशन किया गया, तो इसलिए इनको बोला जाता है शेड्यूल बैंक बोला जाता है। और वहीं पे जो रीजनल रूरल बैंक है तो इसका देखिए बहुत सारे जो टाइप्स होते हैं, जैसे हर एक स्टेट में जो जिनका बैंक रहता है तो उसी के नाम से रहती है इन सभी का। तो ये आपका एक हायरार्चिकल सिस्टम है बैंकिंग का। फिर नेक्स्ट देखिए कि द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये देखिए जो इंस्पिरेशन है लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फ्रेटर्निटी का, तो ये जो है कहाँ से डिराइव किया गया हुआ है। तो देखिए ये जो तीनों टर्म आपका ये जो इंस्पिरेशन है तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये डिराइव हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंच में जब रेवोल्यूशन चल रहा था वहाँ पे आज़ादी के लिए, तो उस समय जो है ये तीन टर्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हुए थे उस समय, लिबर्टी का, इक्वालिटी का और साथ में फ्रेटर्निटी का। तो वहीं से जो है ये सारे डिराइव हुए, इंस्पिरेशन जो डिराइव हुए हैं। तो ये आप लोग याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है, जो कि ये पूरे यूरोप में ये ट्रिगर्ड हुआ था, ये पूरे यूरोप में, और खासकर जो है जब फ्रेंच में रेवोल्यूशन चल रही थी तो उस समय ये तीन वर्ड जो है इंस्पिरेशन में आए हुए थे। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि अष्टप्रधान वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन दी। तो अष्टप्रधान जो है तो ये मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ये किस में थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ मराठा, चोला या चालुक्य या फिर मौर्य। तो देखिए जो अष्टप्रधान आपका है तो अष्टप्रधान ये काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स ये हुआ करते थे, जो कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा जो अंपायर चल रही थी तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वहाँ पे काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर उसमें हुआ करते थे, तो उसी को बोलाता था दैट इज अष्टप्रधान। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये देखिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन था मराठा अंपायर का, जिसमें कि ये एक एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी जो कि सेटअप किया गया था 1674 में बाय मराठा लीडर शिवाजी। शिवाजी के द्वारा जो है अष्टप्रधान ये जो है काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर की ये जो है काउंसिल सेटअप की गई थी। और यहाँ पे देखिए जो 8 ऑफिसर थे इसके अंदर में, यानी कि जो अष्टप्रधान थे, तो इनमें से जैसे आपका नाम भी अगर पूछा जाए तो आप लोग इसको याद रखना। इसमें थे जैसे पेशवा हो गया, अमात्य हो गया, वाकिब नवीस हो गया, सामंत आपका है, सचिव, इसके बाद पंडित राव आपका हो गया, और सौर्य नौबत हो गया, इसके अलावा न्यायाधीश आपके हैं। तो इसमें जो मेन डिपार्टमेंट था आपका डेट इज फाइनेंस का, तो ये जो है आपको ये अमित के द्वारा ये हेड किया गया था। तो ये भी जो है आप लोग याद रखना फैक्ट्स को। फिर नेक्स्ट देखिए कि द केबुलाम जाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन। तो केम्बुलाओ जाओ जो है जो कि एक एकमात्र ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे दुनिया में, तो ये कहाँ पे है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका दैट इज ऑप्शन बी आपका हो जाए, दैट इज मणिपुर। तो मणिपुर में जो है केबुलाओ जो कि इंडिया के नहीं पूरी दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है आपका है ये। तो ये देखिए इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसलिए बुलाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इकोसिस्टम आपका है, तो ये इस तरीके का एक यूनिक इकोसिस्टम यहाँ पे है कि जो मतलब कि वाटर बॉडीज के अंदर में ही है, तो इसलिए इसको बोला था फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो यहीं पे जो है इसको पार्क बना दी गई है, इसलिए इसका नाम है आपका दैट इज, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो आपका फ्लोटिंग जो मार्सेस हैं जो रहते हैं उनको, तो उनको कॉमनली बुलाता है दैट इज फुमडी। तो ये जो है पॉइंट आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसे हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं किस तरह के रूप में। तो इसमें देखिए दिया हुआ एंटीसेप्टिक, कोगुलेंट, डिसइंफेक्टेंट या फिर एंटीबायोटिक। तो देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर है तो ये एक डिसइंफेक्टेंट का ये काम करता है, तो ऑप्शन सी जब का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिसइंफेक्टेंट का इसका मतलब होता है कि जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं तो ये केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उनको इनएक्टिवेट करने के लिए या तो फिर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये ऐसे सरफेस पे कि जो इनर्ट सरफेसेस होते हैं तो वहाँ पे जो है डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया जाता है। और मेनली जो ब्लीचिंग पाउडर आपका है तो ये एक डिसइंफेक्टेंट है, क्योंकि देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर आपका है तो इसमें देखिए जनरली इसका हम लोग यूज़ करते हैं जर्म्स को किल करने के लिए, और साथ में जो बैक्टीरिया जो रहते हैं वाटर के अंदर में तो उनको किल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें क्लोरीन एलिमेंट प्रेजेंट होती है जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट एजेंट, डिसइंफेक्टिंग एजेंट होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर का आपका जैसे फार्मूला ही पूछा जाता है तो इसका आप लोग याद रखना दैट इज CaOCl2 आपका रहता है। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जो कॉमन नेम इसका है। फिर नेक्स्ट देखिए कि द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ये ट्रिकी है, इसमें आप लोग थोड़ा सा जो है फंस सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है इसको। इसमें पूछा जा रहा है कि जैसे लोकसभा जो आपका है तो इस सेशन में जो है एटलीस्ट कितने टाइम्स एक साल में बुलाई जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन में दिया हुआ ट्वाइस, वंस, थ्राइस या फिर 4 टाइम्स। तो देखिए वैसे तो लोकसभा का जो सेशन होता है तो वो एक साल के अंदर में 3 सेशन होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। पहला होता है आपका दैट इज बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है दैट इज विंटर सेशन। तो इसमें देखिए 3 सेशन तो होते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है
कि जो लोकसभा है तो एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ ईयर वो मीट करना चाहिए। यानी कि गैप जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए किसी भी 1 साल के अंदर में। तो इस तरीके से एटलीस्ट जो है तो ये 2 टाइम्स मीट करना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए इसमें ए आपका सही होगा करेक्ट यहाँ पे। लेकिन जो टोटल जो सेशंस होते हैं लोकसभा का तो वो 3 सेशंस होते हैं इसके। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने आपको जैसे बताया हुआ था जो पार्लियामेंट की जो सेशन होती है इसमें, तो मेनली इसके 3 सेशन आपके होते हैं 1 साल के अंदर में। जैसे पहला आपका होता है बजट सेशन, तो इसका जो समय रहता है दैट इज़ जनवरी, फरवरी ये टू लेके मई के महीना तक रहती है। और वहीं जो मानसून सेशन आपका रहता है, तो इसका जो ड्यूरेशन रहता है दैट इज़ जुलाई से लेके अगस्त या फिर सितंबर तक। और जो विंटर सेशन रहता है आपका तो ये नवंबर से दिसंबर के बीच में होती है। तो ये 3 सेशन आपका है जो कि मेनली जो फॉलो किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है दिए प्रोविज़न दिए गए हैं इसके अंदर में। तो देखिए जो सेशन होती है पार्लियामेंट का, तो सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे समन करते हैं दोनों हाउस को, समन करते हैं यहाँ पे। सिंपली इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट का सेशन यहाँ पे बिगिन हो रही है। तो पार्लियामेंट जो है किसी भी टाइम में मतलब कि जो सेशन है उसकी तो उसके बीच में गैप जो है 6 मंथ से ज़्यादा का ड्यूरेशन का नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 टाइम्स मतलब 1 साल के अंदर में मीट करना ही चाहिए। और वैसे 3 दिया हुआ है आपका यहाँ पे 3 सेशंस होते हैं, लेकिन जो है मतलब कि कोई भी 2 सेशन जो होते हैं तो उसके बीच में गैप 6 मंथ के ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 टाइम मीट करने ही चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज द रीजन फॉर द विथड्रॉन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इनमें से कौन सा इवेंट जो है वो जो रीजन बना था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ करने के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका है दैट इज चौरी चौरा इंसिडेंट। तो देखिए जो चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था तो ये गोरखपुर में एक जैसे एक वहाँ पे एक पुलिस थाने थी। तो वहाँ पे जो है लोगों ने एजिटेशन में आके वहाँ पे उसको पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे कि बहुत सारे जो पुलिसकर्मी वहाँ पे उनका देहांत हो चुका था। तो इसी के चलते महात्मा गांधी जी दुखी हो गए थे और इन्होंने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया था। तो ये इंसिडेंट हुआ था आपका, तो ये आप लोग याद रखना यहाँ पे। तो ये जो है आपका इसी पीछे रीजन यहीं पे है दैट इज चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ था, फॉर दैट रीजन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने विथड्रॉ कर ली थी। फिर नेक्स्ट देखिए कि श्रीहरिकोटा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। श्रीहरिकोटा जो है तो ये किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका है। तो आंध्र प्रदेश में जो आपका श्रीहरिकोटा यहीं पे जो है मतलब कि यहीं पे श्रीहरिकोटा लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखिए जो आइलैंड है श्रीहरिकोटा आइलैंड, तो ये जो चूजन किया गया था 1969 में फॉर सैटेलाइट को लॉन्चिंग करने के लिए। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर जो है तो वो श्रीहरिकोटा में ही यहाँ पे स्थापित की गई है। क्योंकि देखिए ये जो है समुद्र के तट से बहुत ही नज़दीक है, समुद्र से लगा हुआ है इसका। और जो भी रॉकेट लॉन्च किया था तो उसके बाद जो मलबा जो बचता है उसका रॉकेट लॉन्चिंग करने के बाद, मतलब कि जो भी सैटेलाइट रहते हैं उसको लॉन्च करने के बाद, तो जो उसके जो यूज्ड पार्ट जो रहते हैं तो वो फिर समुद्र में आके गिर जाते हैं। तो वो नज़दीक होने के चलते श्रीहरिकोटा को ही जो है बनाया गया था सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आप लोग समझ गए होंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्लड फेल्स टू क्लॉट व्हाइल फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग जो है ये फेल कर जाती है जब ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर में फ्लो करती है, तो वो किसके प्रेजेंस के चलते होती है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा दैट इज हेपेरिन। तो ये एक एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को जो है हो नहीं होने देता है जब भी ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करती है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना होगा। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और ये जो है किस तरीके से रिलेटेड आपके रहते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो कोई भी मान लीजिए आपका शरीर का कोई भी पार्ट आपका अगर कट हो जाता है किसी भी तरीके से, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे ब्लड आपका निकलना स्टार्ट हो जाता है। और लेकिन कुछ ही पीरियड के बाद जो है कुछ ही समय का आप देखते होंगे कि ब्लड जो आपका फ्लो करना बंद हो जाता है। तो वहाँ पे देखिए एक जेली लाइक सब्सटेंस आपका अपीयर हो जाता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो है आपका ब्लड जो है क्लॉट करना स्टार्ट कर गया वहाँ पे और एक जेल लाइक सब्सटेंस अपीयर हो गया है कि जिससे कि आपका जो ब्लड फ्लोइंग हो रहा था तो वो स्टॉप हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद क्या होती है कि एक येलोविश सब्सटेंस जो आपका रहता है कन्फाइन हो जाता है जिसे कि हम लोग सीरम बोलते हैं हम लोग। लेकिन देखिए ब्लड के अंदर में क्या होता है यहाँ पे कि एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस अगर कभी कभी मान लीजिए अगर प्रेजेंस हो जाए जिसको कि हम लोग एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस हम लोग बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज हेपेरिन। तो ये हेपेरिन आपका जो रहता है तो ये एक एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस रहता है। तो यही जो है प्रिवेंट कर देता है कैटालिटिक एक्टिविटी का, यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रिवेंट आपके जो प्रोथ्रोम्बिन जो रहता है आपका इसका जो कैटालिटिक एक्टिविटी रहता है तो इसको प्रिवेंट कर देता है। और इसके चलते क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, यानी कि जो एक जेलीलेस सब्सटेंस जो अपीयर होता है आपका ब्लड फ्लो होने के बाद कुछ समय के बाद, तो वो आपका ये नहीं बनेगा वहाँ पे और ब्लड जो आपका लगातार वो फ्लो करता ही रहेगा। तो इसे ही हम लोग जैसे बोलते हैं हम लोग कि जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग वो
आपका स्टॉप हो चुका है, यानी कि वो जो है फिनोमिना काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यही अब इसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग आई होप कि अब ये चीज़ जो है आप लोग समझ गए होंगे और फिगर में भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए जिसका भी प्लेटलेट जो रहता है उसका, मान लीजिए कि अगर वो बहुत ही कम रहता है प्लेटलेट्स का, तो उसमें भी सेम रीज़न यही होता है कि यानी कि उसमें जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, और एक बार अगर कट हो गया कहीं भी उसके बॉडी पार्ट्स में, तो वहाँ से जो ब्लड उसका लगातार गिरते ही रहेगा। और वहीं देखिए जो ब्लड के जो कंपोनेंट आपके रहते हैं मेनली, तो उसमें आपके जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये थ्री मेजर जो कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, तो इनका जो रेशियो आपका रहता है, तो जिसमें कि आपका आरबीसी का रहेगा 600 और डब्ल्यूबीसी का 1 और प्लेटलेट्स का 40। तो ये इस रेशियो में रहते हैं, दैट इज 600:1:40 के रेशियो में रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लड में आरबीसी काउंट जो आपका रहता है, तो ये सबसे ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कंपेरिजन में, और सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर में। और बाकी देखिए जो ब्लड हमारा रहता है जिसके मेजर जो फंक्शंस होते हैं, तो जितने भी मान लीजिए कि न्यूट्रिएंट जो रहते हैं, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस आपके हो गए, इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं या फिर जो हार्मोन्स रहते हैं, तो इन सभी को ट्रांसपोर्ट करना पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में। और साथ साथ में जितने भी डिजीजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वायरस से रिलेटेड डिजीज हो गया, बैक्टीरिया से रिलेटेड हो गया, तो इन सभी से प्रोटेक्ट करना भी फंक्शन होता है ब्लड का। और साथ में जो है क्लॉटिंग में मदद करना, और साथ में जैसे घाव जो रहता है हमारा हो जाता है, तो उसको फिल करने के लिए भी ब्लड जो है मेन फंक्शन करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया इज एट। तो यहाँ पे आपसे जैसे साउदर्न मोस्ट टिप पूछा है इंडिया का कौन सा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ इंदिरा पॉइंट इन द निकोबार आइलैंड, या फिर पॉइंट कैलिमिर, या फिर जो है कोलम इन त्रिभुवनथपुरम, या फिर कैप कैमरून। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, दैट इज इंदिरा पॉइंट इन द निकोबार आइलैंड। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने अच्छे से देखा होगा ज्योग्राफी वाला पोर्शन, तो इधर अंडमान और निकोबार आइलैंड है। तो इधर में देखिए जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, तो वो बहुत सारे स्मॉल आइलैंड्स वो मिलकर बना हुआ है। तो अंडमान जो ग्रुप है आइलैंड है, तो वो आपका ऊपर में है, और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो वो नीचे है। तो जो सबसे जो साउदर्न मोस्ट जो टिप है इंडिया का, तो वो है आपका जैसे कि इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका है ये लोकेटेड है निकोबार डिस्ट्रिक्ट में। और निकोबार आप जानते हैं कि ये जो है आपका एक अलग ग्रेट निकोबार आइलैंड का ही हिस्सा है, जो कि अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, तो वो उसके ही हिस्सा है इंडिया के। तो ये सारा फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना होगा। और यदि देखिए केवल अगर मेनलैंड की अगर बात किया जाए, तो वो है आपका कन्याकुमारी है, इंडिया से जो कनेक्टेड है। लेकिन जो साउदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का, तो वो है इंदिरा पॉइंट, दैट इज इन निकोबार आइलैंड। फिर नेक्स्ट देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द अपेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है, जो कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, तो उनको फाइनेंस करने के लिए इनमें सबसे जो अपेक्स पे कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया आपका है, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी कि जो आईडीबीआई जो बैंक आपका है, तो ये जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1964 में। तो ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जो कि जितने भी इंडिया के अंदर में जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है यहाँ पे, तो उनको फाइनेंस करने के लिए और साथ में जो है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। और इसका देखिए जो हेडक्वार्टर है आपका आईडीबीआई बैंक का, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये भी आप लोग याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी जो है हम लोग एग्जाम तक इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और हमने देखिए ऑलरेडी स्टैटिक जीके का आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जीके से रिलेटेड, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट जो पोर्शन आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, तो उन सभी को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में करंट अफेयर और इंग्लिश के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि हमने यही एग्जाम के लिए स्पेशली डिजाइन हमने करके बनाया हुआ है। तो आपको जो है उससे जरूर हेल्प मिलेंगे, एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।